हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और एडवांस फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो इससे पहले वाले वीडियो के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उस पर बेस्ड है। यानी जो आज का ये वीडियो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो 11th वीडियो था उसके जो मेन कंक्लूजन थे उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा था। वो वीडियो लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था। अगर आपको फटाफट ये समझना हो कि क्वांटम थ्योरी ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम ने हमें क्या क्या बताया फिजिक्स में, उसको अगर फटाफट समझना हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वही सारे कंक्लूजन जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में पढ़े थे उनको हम शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस थ्योरी में जो कि मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में पढ़ाई थी, उस थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको रिवील करेंगे। और इस वीडियो का एक और एम होगा कि आपको वेव नंबर के कॉन्सेप्ट से समझाना कि वेव नंबर क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर यूनिट का हम यूज क्यों करते हैं। और इस वीडियो का एक और मेन पर्पज है, वो पर्पज ये है कि लास्ट में एक फॉर्मूला मैंने गलत कर दिया था। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 11th वीडियो था उसमें जब हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था तो उसमें मैंने एक लास्ट वाला जो सबसे लास्ट में फॉर्मूला मैंने नोट किया था, वो फॉर्मूले में एक पावर को मैंने गलत कर दिया था। तो वो पावर को इस वीडियो में मैं करेक्ट करके दिखाऊंगा कि वहां पे क्या मिस्टेक हुई थी मुझसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एटम के वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, एटम का वेव फंक्शन 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इन तीनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए साई के सफिक्स में एन एल एम एल मैंने शो किया। तो जब एटम का एटॉमिक हैमिल्टोनियन जब एटम के वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता था तो एटम की आइगन वैल्यू देता था। क्लियर हो गई बात। और जो ये एटम की आइगन वैल्यू थी उसका एक्सप्रेशन था आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, आर आपको पता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है और एन ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मीन्स हाइड्रोजन के लिए 1 जेड की वैल्यू, हीलियम के लिए 2 जेड की वैल्यू और लिथियम के लिए 3 जेड की वैल्यू। आई होप आप लोग समझ गए। तो जो हैमिल्टोनियन एटम के वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता था तो एनर्जी आइगन वैल्यू देता था और ये उसका एक्सप्रेशन मिलता। बट प्रॉब्लम क्या थी, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन से हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तो क्योंकि एटम से एक लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता था और लाइन स्पेक्ट्रम के बाद एक फाइन स्पेक्ट्रम भी जनरेट हुआ, बट उसका एक्सप्लेनेशन हम इस एनर्जी के एक्सप्रेशन से नहीं दे पाते थे। और ऐसा क्यों हुआ, अगर हमने डिटेल में स्टडी की तो हमें पता चला जो ये हैमिल्टोनियन था ये क्लासिकल हैमिल्टोनियन था। क्लासिकल हैमिल्टोनियन मीन्स जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर से मिलकर बना था। काइनेटिक एनर्जी आप जानते ही हो, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी भी आप जानते हो क्या है, एटम के लिए 1/4πε0 ZE² R। आपको मैं बता दूं फॉर्मूला क्या लगाया हमने, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो आपको पता है एटम के लिए अगर एटम के ऊपर Ze का चार्ज हो प्लस Ze का चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है -e, तो आपका Q1 क्या हो गया Ze और Q2 क्या हो गया माइनस का e। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो जो ये हैमिल्टोनियन हमने यूज किया था ये क्लासिकल हैमिल्टोनियन था, क्लासिकल एनर्जी को शो करता है। ठीक है, अब हमें ऐसी एनर्जी चाहिए थी जो फाइन स्पेक्ट्रम को, यानी हमें ऐसा एनर्जी एक्सप्रेशन चाहिए था जो एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हो। तो वो हमें कब मिलेगा, जब हमने परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई की। अब
अब परटर्बेशन थ्योरी क्या थी? परटर्बेशन थ्योरी ये थी कि एक आइडियल सिस्टम का वेव फंक्शन, अगर मेरे पास आइडियल सिस्टम का वेव फंक्शन हो, आइडियल सिस्टम का वेव फंक्शन यानी जो एटम का वेव फंक्शन हमने इस कंडीशन में अप्लाई किया था, और हमारे पास एक नॉन आइडियल सिस्टम है, नॉन आइडियल सिस्टम। नॉन आइडियल सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो इसी के जैसा हो बट एग्जैक्टली ये ना हो। जैसे सिस्टम हमारा एटम का ही हो बट इसमें भी अलग अलग परटर्बेशन हम अज्यूम कर लें, क्योंकि इस हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या चीजें इग्नोर की। एक तो स्पिन को इग्नोर किया है, हमने ऑर्बिटल मोशन को भी इग्नोर किया है, हमने इन दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को भी इग्नोर किया है, क्योंकि स्पिन के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ऑर्बिटल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इन दोनों के इंटरेक्शन से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसको हमने इग्नोर किया था इस हैमिल्टोनियन में। तो इस टाइप के जो एनर्जी का करेक्शन था उसी को हम परटर्बेशन थ्योरी से समझते हैं। यानी कहने का मतलब जो ये हैमिल्टोनियन था वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम नहीं था, वो और टाइप की भी एनर्जी का सम था। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल हैमिल्टोनियन था, ये तो हमने क्लासिकल एनर्जी का टर्म यूज करके, और ये वाली थ्योरी सिर्फ एटम के पास दो पार्टिकल है, एक सेंटर पे रहता है, एक उसके अराउंड सर्कुलर मोशन करता है, इस थ्योरी को यूज करके हमने ये एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाया था। ठीक है, इस जो कि इनकरेक्ट था, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन तो अभी भी हमने अप्लाई नहीं की थी। प्रैक्टिकल सिचुएशन ये देती थी, और एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन थी जो इसमें हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया था। वो एक्चुअल में कौन सी वेलोसिटी थी? ऐसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। बट प्रैक्टिकल केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग थोड़ा सा कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट से जरा सा कम होती है। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से बस जरा सा कम होती है। यानी हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू से सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग इक्वल होती है तो उस कंडीशन में हमारे मास का फॉर्मूला आपको पता है रिलेटिविस्टिक मास के फॉर्मूले से रिप्लेस हो जाता है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो मास यूज किया है, जो एक कांस्टेंट मास है, वो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है। वो स्पीड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है मास चेंज होता है। तो यानी ये जो हमने ओरिजिनल हैमिल्टोनियन लिया था वो एक आइडियल सिस्टम का था, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारा सिस्टम नॉन आइडियल, या एक तरह से कहें परटर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करें तो हमारे पास कई सारी एनर्जी है। एक एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, तो क्लासिकल की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आपको पता है ये है, लेकिन क्वांटम जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन होता है p² c² प्लस m² c⁴ m0², वेयर m0 इज द रेस्ट मास। ये क्या है? रेस्ट मास, और ये है वेरिएबल मास। ये हो गई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसमें मैं क्या कर दूं? रेस्ट मास एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर दूं। तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? m0 c²। दिस इज रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। क्लियर हो गई बात? यानी हमारा जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो कौन कौन सी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है? एक रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी करेक्शन को मैंने क्या बोला था? रिलेटिविस्टिक करेक्शन। यानी जो हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी में करेक्शन करता है उसको मैंने हैमिल्टोनियन RC से रिप्रेजेंट किया था। प्लस एक हैमिल्टोनियन जो स्पिन ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से एनर्जी को कैलकुलेट करता है, उस हैमिल्टोनियन को मैंने बोला था स्पिन ऑर्बिटल, यानी H सफिक्स में क्या लगाया था? SO। प्लस एक और हैमिल्टोनियन था हमारा, ठीक है, वो था डार्विन टर्म। उस हैमिल्टोनियन को डार्विन ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था, इसलिए इसे HDAR यानी डार्विन टर्म बोला। तो हमारा जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन था वो एक्चुअल में इन तीनों का सम था।
यानी एक हैमिल्टोनियन जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करता था, एक हैमिल्टोनियन जो स्पिन ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से डेवलप्ड एनर्जी को कैलकुलेट करता था, और थर्ड हैमिल्टोनियन था हमारा जो डार्विन ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने इन दोनों के बारे में ढंग से बता दिया कि स्पिन ऑर्बिटल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उनके इंटरेक्शन से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो एनर्जी में डिक्रीज और इंक्रीज करता है एटम की एनर्जी में। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए HSO आया था, यानी हैमिल्टोनियन स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन वाला। और एक डार्विन टर्म था, डार्विन टर्म ये कहता था जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई वेलोसिटी से मूव करता है। तो एक तरह से अगर मैं कहूं सेंटर पे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस फिक्स ना होगी, मैं कहूं यहाँ पे हर जगह क्लासिकल कंडीशन यही थी कि R हर जगह फिक्स रहेगा, यानी सेंटर से R फिक्स है। बट जो डार्विन ने थ्योरी दी थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाई वेलोसिटी से मूव करता है, हाई वेलोसिटी से मूव करने के कारण इलेक्ट्रॉन में ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन होने की वजह से जो इसका पोटेंशियल होता है वो ये फॉर्मूला जो फॉलो करता है पोटेंशियल ZE⁴ अपॉन E² माइनस R, जो ये फॉर्मूला यूज करता है। मतलब अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के लिए ये पोटेंशियल होगा, बट R तो आपको दिख रहा है लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। इस R के लगातार फ्लक्चुएट करने की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है, और वो पोटेंशियल चेंज होने की वजह से एनर्जी भी चेंज होती है। एनर्जी चेंज जो इस वजह से एनर्जी चेंज हुआ उसको कैलकुलेट जिसने किया था वो डार्विन थे, और उन्होंने अपने हैमिल्टोनियन उनके हैमिल्टोनियन को हम HDAR से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। अब देखते हैं कि अब इन तीनों ही हैमिल्टोनियन को अगर बारी बारी से हम ओरिजिनल एटम के वेव फंक्शन पे ऑपरेट करें तो हमारे रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो ये सारे रिजल्ट वैसे मैंने क्वांटम थ्योरी में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में डिस्कस किए। तो क्या रिजल्ट आए ऐसे समझते हैं। तो जब H रिलेटिविस्टिक यानी करेक्शन है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वाले हैमिल्टोनियन को मैंने psi_n_l_m पे ऑपरेट किया तो हमारा एनर्जी कितनी आ रही थी, लिख देते हैं फटाफट, लिखते हैं E रिलेटिविस्टिक करेक्शन psi_n_l_m, और ये E रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वैल्यू क्या थी, -RHc अपॉन n³ Z⁴ α² 1 - L12 3/4m। ठीक है, और ऐसे ही जब हमने और दूसरा जो करेक्शन था, जो दूसरा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन था उसको, यानी स्पिन ऑर्बिटल हैमिल्टोनियन को जब हमने वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया psi_n_l_m इक्वल टू, तो हमें एक और एनर्जी टर्म मिला जिसको हम ESO से इंडिकेट करेंगे, और इसकी वैल्यू ESO की वैल्यू क्या आ रही थी, -RHc अपॉन Z⁴ α² अपॉन n³ 2LL+1 L+1, ये है L+½ L+1 और ब्रैकेट में J+1 माइनस L+1 माइनस S+1, इतनी आ गई। ठीक है, उस थ्योरी में आप मिला भी लेना, इसको हम एक्सपेक्टेशन यानी ये एनर्जी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
यानी इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन एसओ की वैल्यू डायरेक्टली उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू ही होगी। अब इसको मैंने बताया था कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एच आर सी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, साई एन एल एम एल, और एच आर साई एन एल एम एल, ऐसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। और ऐसी एच डार्विन, ऐसी मैं कहूं कि डार्विन का भी ऑपरेटर जब हमने एटम के वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया तो हमें जो ई डार्विन मिली वो क्या थी, माइनस आर एच सी अपॉन एन क्यूब जेड अल्फा का स्क्वायर, यही थी। जेड अल्फा की पावर 4 थी, ठीक। और ये पॉजिटिव थी और एल इक्वल टू 0 के लिए काउंट थी, और ये वैल्यू 0 हो जाती थी जब एल की वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट मिले थे। और जब मैंने, इसका मतलब हर एक ऑपरेटर एनर्जी देगा तो टोटल एनर्जी ई डैश दिखा दूं, यानी जब हमने करेक्ट हैमिल्टोनियन को ऑपरेट किया एटॉमिक वेव फंक्शन पे, तो हमें एनर्जी क्या मिली, ई डैश मिली, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिली, ई डैश मिली। यानी ये था क्लासिकल हैमिल्टोनियन, ये था ओरिजिनल हैमिल्टोनियन जो क्या कहते हैं परटर्ब्ड एटम के लिए हमने बनाया था। तो उससे एनर्जी आइगन वैल्यू जो हमें ई डैश मिली वो इसी की आइगन वैल्यू होगी, ई डैश इक्वल टू वो क्या था, ई आर सी प्लस ई एस ओ प्लस ई डार्विन इक्वल टू, जब हमने इसका सम किया था तो इसका फॉर्मूला मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में गलत लिख दिया था, थोड़ा सा गलत लिख दिया था, इसकी पावर इनकरेक्ट कर दी थी। तो हमारा जो फॉर्मूला बना था वो होगा आर एच सी अपॉन एन क्यूब जेड की पावर 4 अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 और क्या हो जाएगा 1 अपॉन जे प्लस हाफ माइनस 3/4 एन, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नोट कर लो, मैं बाकी चीजें मिटा दूंगा। यानी ये डार्विन, यानी इन तीनों को ही जब ऐड किया गया तो जो हमें एनर्जी मिल रही थी वो इतनी, यानी हमें जब हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ परटर्बेशन को अप्लाई किया तो हमें ओरिजिनल एटम के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला जो एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता था। यानी ये जो एनर्जी थी वो ई एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और टोटल क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही थी। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो जे है वो है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। दिखाई दे रहा है? ठीक है, जो मैंने गलत किया था उस एक्सप्रेशन में, जो मैंने गलत किया था वो क्या था, अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पे मैंने क्या लिखा था, वैसे जो मैंने उसमें लिखा था वो मैंने कुछ ऐसा लिखा था, माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर जेड अल्फा का होल स्क्वायर वन माइनस जे प्लस हाफ माइनस 3/4 एन। ठीक है, ये लिखा था मैंने। ठीक है,
तो ये एक्चुअल में जो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में पढ़ाया था, ये था स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था, जो टोटल करेक्शन इन एनर्जी था। टोटल करेक्शन, एक तो अलग अलग करेक्शन थे, अलग अलग रिलेटिविस्टिक करेक्शन ये था, स्पिन ऑर्बिटल करेक्शन ये था, डार्विन करेक्शन ये था, और इन सबका एक्सप्रेशन मैंने करेक्ट लिखवाया था। बट जो टोटल करेक्शन इन एनर्जी था, जो इन सबका सम था, वो एक्सप्रेशन मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में ये करवाया था। ये भी ठीक है, ये भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि ये आपका विकिपीडिया में मिल जाएगा। विकिपीडिया में टोटल करेक्शन इन एनर्जी का फॉर्मूला यही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में ये एक्सप्रेशन कब करेक्ट है? जब क्या है, हमारा न्यूक्लियस कैसा हो, ई पॉजिटिव, यानी सेंटर पे जो कहते हैं, हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन तब करेक्ट है जब हमारा एटम क्या हो, हाइड्रोजन एटम हो, यानी ये जो न्यूक्लियस है वहां पे सेंटर पे न्यूक्लियस प्रोटॉन का हो और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो, तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये एक्सप्रेशन एच एटम के लिए करेक्ट है। बट एग्जाम में एच एटम नहीं आता, ठीक है। यानी ये एक्सप्रेशन करेक्ट है कब? जब जेड की वैल्यू 1 हो। समझ रहे हो? मतलब वो भी करेक्ट था। स्पेक्ट्रोस्कोपी के 11th वीडियो में जो मैंने बताया था वो करेक्ट था, 100% करेक्ट था, लेकिन किसके लिए था? हाइड्रोजन एटम के लिए था। बट जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, यानी जो किसी भी एटम के लिए, यानी ऐसा एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, उसका अगर एक्सप्रेशन कहूं तो जेड की पावर 4 लिखना, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन लाइक एटम का एक्सप्रेशन है। दिस इज एक्सप्रेशन हाइड्रोजन एच लाइक एटम्स, यानी ये फॉर्मूला सभी एटम पे काम करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो नोट कर लो और ये करेक्ट कर लो। ये भी करेक्ट है, बट ये बेटर करेक्ट है क्योंकि ये सारे एटम पे काम करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। नोट कर लो, इसको मैं मिटाऊंगा। तो ये वाला टर्म क्या इंडिकेट करता है? टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम। और एटम की टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर j, ठीक है। और यही एनर्जी का एक्सप्रेशन ये भी बताता है, क्या है ये? फाइन, इट रिप्रेजेंट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन ही क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मीन्स क्यों हमने इसको कहा फाइन स्ट्रक्चर? क्योंकि किसी n एनर्जी लेवल के अलग अलग एनर्जी लेवल हैं जो J पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी इस n, अगर मैं कहूं n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है, तो n की का जब स्पिन से इंटरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 0 भी होती है, l की वैल्यू 1 भी होती है। तो जो n, तो यहां से अगर मैं s हाफ इंडिकेट करूं और s यानी स्पिन और ऑर्बिटल का इंटरेक्शन करूं, s हाफ और l का इंटरेक्शन करूं, तो j की वैल्यू हाफ मिलती है। और ऐसी s हाफ और l इक्वल टू 1 का इंटरेक्शन करूं तो j की वैल्यू हाफ प्लस 3/2, यानी जो n एनर्जी लेवल है वो 3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो रहा है, जिसकी j की वैल्यू अलग अलग है। 3/2, 1/2, ठीक है, यानी 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर रहा है। 3/2, 1/2, ये 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर रहा है। क्लियर हो गया? आई होप आपको फाइन स्ट्रक्चर, इससे पहले वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 11th वीडियो था उसमें आपने देखा होगा, बट उसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी नहीं कहूंगा, उसको और बेटर वे में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। ठीक, नोट करना चाहूँ तो नोट करना। अब बात करते हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी कह सकते हो, इसमें यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। यानी हम इस टॉपिक को ये भी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
वेव नंबर। ठीक है, अब वेव नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी था इसको पहले समझते हैं। ठीक है, कि हमें वेव नंबर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। ठीक है, तो देखते हैं जब टोटल एनर्जी ऑफ एटम निकाली गई, ई डैश निकाली गई, तो क्या निकला ये, एक तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन, रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट हो रही थी, प्लस एनर्जी स्पिन ऑर्बिटल के इंट्रैक्शन से भी एनर्जी जनरेट हो रही थी, प्लस डार्विन के वजह से भी एनर्जी जनरेट हो रही थी। ठीक है, एक्चुअल में अगर प्रॉपर वे में एक समझें तो एक्चुअल में जो ई डैश है ये शिफ्ट है। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का 11th वीडियो देखा होगा तो जो n इक्वल टू 1 का जो शिफ्ट था काइनेटिक एनर्जी करेक्शन की वजह से वो बहुत कम था, है ना, एक शिफ्ट था। जैसे मैं सबके शिफ्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे n इक्वल टू 1 का एनर्जी लेवल आपको पता है कितना था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 1 के लिए एटम की एनर्जी इतनी थी। तो इसमें जो शिफ्ट था काइनेटिक एनर्जी करेक्शन का, यानी ये शिफ्ट हमने कैलकुलेट किया। ERC कहने का मतलब ये है। क्लियर हो गई बात? यानी एक्चुअल में अगर मैं और डिटेल में आपको समझाऊं तो ये परटर्ब्ड एनर्जी को कैलकुलेट करता है, यानी एक्चुअल में उससे और एनर्जी कम। यानी कहने का मतलब है जो हमारा अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है जिसे हम ई नॉट कहते हैं, वो उसका एक्सप्रेशन क्या था, -RHc अपॉन n स्क्वायर जेड स्क्वायर ये था। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट H एटम के लिए। यानी जितनी एनर्जी पहले से थी उसमें जरा सा शिफ्ट दे रही है ये एनर्जी। अगर आप इसको और बेटर वे में समझ सकते हो तो ये ऐसे ERC था। यानी कहने का मतलब है ERC को अगर मैं ढंग से समझूं तो एनर्जी करेक्शन किस पे डिपेंड करता था, L पे, L वैल्यू पे डिपेंड करता था। तो जो n इक्वल टू 2 के लिए जो एनर्जी स्टेट थी वो दो स्टेट में लेवल में, क्योंकि n के लिए n इक्वल टू 2 के लिए n की दो वैल्यू आती हैं, आपको पता है 0 और 1। तो एक एनर्जी लेवल 1 के लिए था, एक एनर्जी लेवल 0 के लिए था। तो जो n इक्वल टू 1 के लिए शिफ्ट थी वो कम थी, और जो n इक्वल टू 2 के लिए शिफ्ट थी वो और ज्यादा थी। यानी मैं कहूं n इक्वल टू 1 का E रिलेटिविस्टिक करेक्शन अगर मैं 1 करूं और इसके लिए मैं कहूं रिलेटिविस्टिक करेक्शन 2 है, तो आपका ERC2 बहुत ज्यादा होता था ERC1 के। यानी L इक्वल टू 2 की शिफ्ट ज्यादा है L इक्वल टू 1 के कंपेयर में। यानी ये एनर्जी का करेक्शन, यानी टोटल एनर्जी ऑफ एटम नहीं, टोटल करेक्शन इन एनर्जी ऑफ एन एटम हुआ एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली बोले तो ये एक्सप्रेशन यही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये करेक्शन इन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ रहे हो ना? करेक्शन यानी जो ओरिजिनल एनर्जी की वैल्यू थी उसमें कितना चेंज या कितना शिफ्ट हुआ वो इंडिकेट कर रहे हैं ये तीनों एनर्जी टर्म। क्लियर हो गई बात? ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसके शिफ्ट की बात करूं, स्पिन ऑर्बिटल की शिफ्टिंग की बात करूं, तो ये तो मैंने किसकी शिफ्ट दिखा दी, रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से जो शिफ्ट होती है वो L के टर्म्स में आती है। फॉर्मूले से आप देख सकते हो, मैंने इन सबके फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से जो फॉर्मूला बना था वो N और L पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो मिटा दो। अब देखते हैं जो स्पिन ऑर्बिटल के करेक्शन की वजह से जो एनर्जी आई थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, फॉर H एटम, फॉर H एटम। अच्छा, इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं, ESO का फॉर्मूला बन रहा था हमारा -RHc बाई N³ 2L L plus half L plus 1
जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। यानी ये फॉर्मूला सिंपली दिखा रहा था कि ये जो स्पिन ऑर्बिटल करेक्शन है वो जे पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जेड की पावर 4 अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला लिखा था। यानी जो स्पिन ऑर्बिटल करेक्शन है वो क्या कर रहा था, इस एल को भी स्प्लिट कर देता था। एल की वैल्यू 1 के लिए जो एनर्जी लेवल थे उसके 2 एनर्जी लेवल और क्रिएट हो जाते थे, यानी और शिफ्ट होती थी इस एल में। ठीक है, इस एल में और शिफ्ट होती थी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं फॉर्मूला, मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। ठीक है, यानी जो स्पिन ऑर्बिटल मैंने देख लिया है यही करेक्ट है। तो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में शिफ्ट थी वो पॉजिटिव थी। वो पॉजिटिव निगेटिव इस जे पे भी डिपेंड करती थी। यानी ये कभी कभी पॉजिटिव आती थी, कभी कभी निगेटिव आती थी। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्मूले पे देखो। ये फॉर्मूले में जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। अगर ये जे प्लस 1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, जे प्लस 1 की वैल्यू इससे कम होगी तो ये निगेटिव आ जाएगा। यानी जो ये शिफ्ट थी ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कुछ भी हो सकती थी। तो मैं ऐसी शिफ्ट बना देता हूं। तो अगर, क्योंकि ये शिफ्ट जे पे डिपेंड कर रही है, तो अगर मैं स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन करूं तो एल प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है और जे की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। तो जिस जे की वैल्यू ज्यादा होगी तो शिफ्ट प्लस की हो जाएगी और जे की वैल्यू कम होगी तो शिफ्ट निगेटिव भी हो जाएगी। दिखाई दे रहा है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर होगी बात। यानी जो ये है, यानी जो स्पिन ऑर्बिटल जो शिफ्ट इन एनर्जी है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। किस पे डिपेंड कर रहा है, जे पे डिपेंड कर रहा है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मिटा दूं। और एक डार्विन टर्म था, डार्विन टर्म तो जितना मैंने उसमें समझाया था वही इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। और टोटल एनर्जी करेक्शन, टोटल एनर्जी करेक्शन को भी मैं समझा देता हूं कि इसका साइन क्या आएगा, वो भी समझा रहा हूं। इसका साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये उसमें देखा, विकिपीडिया में भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो ये टोटल नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। अभी भी इसका साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, जे पे डिपेंड कर रहा है। जे की वैल्यू जैसी होगी, जे और एन का कॉम्बिनेशन जैसा होगा वैसा इसका साइन चेंज भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन इतना मैटर नहीं करते। ये एक्सप्रेशन बस ये याद रखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जो टोटल एनर्जी करेक्शन है वो जेड की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ई डैश है यही फैक्ट है और यही आपको माइंड में रखने हैं। अगर इतना क्लियर है तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि ई डैश किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ई डैश किस पर डिपेंड करता है, जे एंड एन पे भी डिपेंड करता है। बस इतनी चीजें अपने माइंड में रखनी होगी और ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, अब तक जो भी मैंने बताया कि ये इसका एक्सप्रेशन था निगेटिव, याद रखना। इसका एक्सप्रेशन था पॉजिटिव, बट डिपेंड करेगा कि जे की वैल्यू ज्यादा है या कम। और इसका भी जो एक्सप्रेशन था, जो डार्विन टर्म था, वो क्या था, पॉजिटिव था, निगेटिव था, पॉजिटिव था। ठीक है, माइंड में याद रखना कि इनका एक्सप्रेशन फ्रंट से क्या है, फ्रंट से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। फ्रंट में रिलेटिविस्टिक करेक्शन का एक्सप्रेशन निगेटिव होगा, फ्रंट में स्पिन ऑर्बिटल एनर्जी का करेक्शन पॉजिटिव होगा, फ्रंट में डार्विन जो एनर्जी टर्म होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और जो ये टोटल करेक्शन इन एनर्जी है, यानी टोटल करेक्शन इन एनर्जी को अगर मैं ये ई डैश दिखाऊं तो ई डैश ये होगा। यानी जो इस एनर्जी में कितना चेंज हुआ, यानी जो ओरिजिनल एनर्जी वैल्यू है उसमें कितना शिफ्ट हुआ, ये वो ई डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात। अच्छा, अब एक और फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं। तो ये ई आर सी है ना, जो करेक्शन इन रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ठीक है, नेट पे देख लेता हूं, अब लिखा तो नहीं है मैंने। तो ध्यान से देखो, इनका ऑर्डर बताता हूं, ये करेक्शन कितने वैल्यू का है। ये करेक्शन एक्चुअल में बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं
जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन है उसका ऑर्डर आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये लगभग 10 की पावर, मार्कर में ये खत्म हो गई, ये इसकी एनर्जी का ऑर्डर है 10 की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो एनर्जी का ऑर्डर है वो है 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इसकी एनर्जी का ऑर्डर है वो अगेन 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा भी मैंने एक और करेक्शन किया था, आपको याद है, लाम शिफ्ट, जो ये बताता था कि P3/2, 2P3/2 और 2P1/2 और 2S1/2 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। यानी एक तरह से कहूं कि 2S1/2 स्टेट 2P1/2 स्टेट से हायर एनर्जी की होती है, और जो ये गैप होता है, जो लाम शिफ्ट का जो गैप होता है, वो 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक है, यानी हमें और भी कम एनर्जी से, यानी एटम के अगर स्ट्रक्चर को और मुझे प्रॉपर वे में समझना है तो मुझे और भी कम एनर्जी वाले फॉर्मूलों का यूज करना है। और भी कम एनर्जी वाले फॉर्मूले कहने का मतलब है, आपको पता ही है, सबसे पहले हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो एनर्जी किसमें होती है, जूल में होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एटम की एनर्जी उस 1 जूल से बहुत बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? देखो, एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। जैसे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितने में है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी की कम यूनिट हमें यूज करनी थी। एटम की एनर्जी को समझने के लिए हमें और भी कम एनर्जी वाला फॉर्मूला चाहिए था। तो हमने क्या यूज किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उससे भी छोटी एनर्जी मुझे एटम में मिलने लगी। ये छोटी ही तो एनर्जी है, जितनी शिफ्ट हो रही है, इस एनर्जी को मुझे कैलकुलेट करना है। क्या मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा एनर्जी को? थोड़ा इनकंफर्टेबल होगा। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट इनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी तो अब तक हम डील कर रहे थे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। यानी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान सकता हूं एटम की एनर्जी की स्केल ये हो सकती है। बट हमें पता था कि एटम में जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है उसकी स्केल इससे भी छोटी है। कितनी है? 10 की पावर 4 तक है, 10 की पावर -5 तक है, 10 की पावर -6 तक ही है। यानी स्केल तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और छोटी है। अगर मैं शिफ्ट निकालूं तो एनर्जी लेवल में जो शिफ्ट जनरेट हो रही है परटर्बेशन की वजह से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये शिफ्ट यानी और भी छोटी स्केल जब मुझे चाहिए थी, जब फिजिक्स को चाहिए थी कि हम कोई और छोटी एनर्जी का फॉर्मूला बनाए जिससे हम 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 को भी इजीली एक्सप्लेन कर पाए या इजीली रिप्रेजेंट कर पाए, तो हमने एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया फिजिक्स ने, वो है वेव नंबर। ठीक है, समझ गए वेव नंबर क्यों जरूरत पड़ी हमें फिजिक्स में वेव नंबर की? वेव नंबर और भी छोटे छोटे एनर्जी गैप को कैलकुलेट करने के लिए हमें और भी छोटी यूनिट चाहिए थी एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी छोटी यूनिट चाहिए थी एनर्जी की। तो उस एनर्जी की यूनिट को ही समझने के लिए हमने एक और कॉन्सेप्ट फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नंबर। इसको नोट कर लो, अब मैं वेव नंबर के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं एनर्जी। देखो, आपको ये पता है एक एटम एक फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। यानी एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट भी कर सकता है एक फोटोन की एनर्जी को हम h न्यू से शो करते हैं।
ठीक है। तो एक फोटोन की, अभी हमने देखा कि एटम की एनर्जी जो स्टेट थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। यानी एक तरह से मैं कहूं कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके किसके टर्म में भी यूज हो सकता है। ये फॉर्मूला हमें जूल में भी हम इस फॉर्मूले की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल, इतना हमें पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एनर्जी की वैल्यू जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एटम के एनर्जी के अकॉर्डिंग ये जूल बहुत बड़ा पैरामीटर है एनर्जी को कैलकुलेट करने का। तो हमें एक छोटा फॉर्मूला चाहिए, छोटा पैरामीटर चाहिए था, तो वो छोटा पैरामीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब मुझे एनर्जी की शिफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी की शिफ्ट का ऑर्डर देख रहे हो आप, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 और एक लॉन्ग शिफ्ट में 10 की पावर -6 भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो यानी मुझे और एनर्जी का छोटा पैरामीटर चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को छोटा करने के लिए क्या करूंगा? तो इस वैल्यू को छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, एक वेव नंबर को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं न्यू बार। जैसे फ्रीक्वेंसी को हम फिजिक्स में न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू के ऊपर अगर मैं बार लगा दूं तो ये एक वेव नंबर है। और वेव नंबर हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब एनर्जी को hc से डिवाइड कर दें, वेयर h इज द प्लांक कांस्टेंट और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और जो hc की यूनिट होती है ये होती है जूल मीटर, जूल मीटर। तो कहने का मतलब है अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके इस न्यू यानी इस वेव नंबर जिसको बोला है न्यू, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो मीटर इनवर्स आ जाएगी। अब क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि हमें एनर्जी का छोटा पैरामीटर चाहिए, बहुत ही छोटा। तो बहुत ही छोटा पैरामीटर के कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, है ना। देखो एक बहुत छोटा फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने एनर्जी को एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। कैसे? यानी अगर मैं कहूं कि ये वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द वैल्यू ऑफ वेव नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने वेव नंबर होंगे मैं ये सीधे सीधे पता लगाऊं, तो इस वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रखनी पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कितनी होती है, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल, यूनिट में इधर लिख दे रहा हूं। और ऐसी h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू होती है 6.6 कितनी थी, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू c, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है 2.998 इंटू 10 की पावर 8 और यूनिट क्या हो गई जूल मीटर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, मैं नोट कर देता हूं। जीरो पॉइंट 0645 3724 इंटू 10 की पावर 7 प्लस का 7, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये 26 हो जाएगा, 26 टोटल 10 की पावर कितनी होगी, माइनस का 26 ऊपर जाएगा तो आपका 10 की पावर 7 और इसकी यूनिट क्या आएगी मीटर इनवर्स में। यानी अगर मैं इसको और बेटर वे में लिखूं, पॉइंट हटा दूं तो ये हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 6 7 0645
724 मीटर इनवर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 806453724 मीटर इनवर्स। ठीक है, बट फिजिक्स में इसको और हमने कोशिश की कि और कंफर्टेबल बने, तो हमने मीटर इनवर्स को हटा के सेंटीमीटर इनवर्स कर दिया। तो अगर मैं सेंटीमीटर इनवर्स करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू, अब मार्कर की इंच भी खत्म हो गई, न्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 8064537 और मीटर की जगह में क्या लिख दूं, 100 सेंटीमीटर का इनवर्स। तो इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू 8064537 एक्चुअल में बुक में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 8066 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी हम इसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 8066 सेंटीमीटर इनवर्स। आप जैसे समझो। तो हमने देखा कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और भी बड़े नंबर में शो कर दिया। वो बड़ा नंबर किस यूनिट में था, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स भी कैसी यूनिट है, एनर्जी की ही यूनिट है। क्लियर हो गई बात। जैसे मीटर इनवर्स भी एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि ये एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं बताऊं कि जैसे एनर्जी की यूनिट जूल में भी है, एच की वैल्यू मैं एमकेएस में रखूं और न्यू की वैल्यू पर सेकेंड रखूं, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर्ट्ज में रखूं, तो हमारा जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। और ऐसे ही इस जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये एनर्जी मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। और क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही एक कांस्टेंट टर्म है, h इज द प्लांक कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है और उससे मैं एनर्जी को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक और यूनिट ऑफ एनर्जी मिल जाता है, वो है मीटर इनवर्स। क्लियर हो गई बात। मीटर इनवर्स या जो स्टैंडर्ड यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। यानी हमारा जो वेव नंबर टॉपिक था, वेव नंबर, तो वेव नंबर यानी हमें एनर्जी किस यूनिट में बतानी है, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मुझे एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो मैं सेंटीमीटर इनवर्स में बता सकता हूं। तो क्लियर हो गई बात, नोट कर लो। इट मीन्स जो मेरा शिफ्ट है, जो अभी हमने शिफ्ट निकाली थी, जो हमने अभी शिफ्ट निकाली थी, जैसे शिफ्ट हमारी 10 की पावर, टोटल जो एनर्जी शिफ्ट थी वो 10 की पावर, जो हमारी एनर्जी शिफ्ट आ रही थी ये कितने ऑर्डर की आ रही थी, 10 की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब क्या मैं एक 10 की पावर, क्योंकि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पता है वेव नंबर के टर्म में कितनी होती है, 80668 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं कहूं 10 की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वेव नंबर में कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स। ये काफी कंफर्टेबल नंबर था फिजिक्स के लिए, तो इसीलिए हम फिजिक्स में या स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो इसी टर्म का यूज करते हैं एनर्जी की शिफ्ट को निकालने के लिए, सेंटीमीटर इनवर्स वाले फॉर्मूले का, यूनिट का। तो सेंटीमीटर इनवर्स वाली जो यूनिट है, जो ये यूनिट है, इसी को हम वेव नंबर कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो मैं कहूं वेव नंबर कितना आया मेरा, 0.8 आया, यानी यहाँ पे वेव नंबर कितना है, 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी सेंटीमीटर इनवर्स ये भी हमें पता चला कि एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी
यूनिट है। क्लियर होगी बात? तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे हर एक फॉर्मूले को वेव नंबर के टर्म में बनाना है तो कैसे बनेगा कि एनर्जी को मैं hc से डिवाइड कर दूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एनर्जी E है तो इसको वेव नंबर में रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा E/hc लिखना पड़ेगा मुझे, यानी ये एनर्जी मेरी वेव नंबर के टर्म में इतनी एनर्जी, दिस इज एनर्जी और शिफ्ट, और इसे हम कहेंगे वेव नंबर शिफ्ट, वेव नंबर शिफ्ट। क्लियर हो गई बात? और बेटर वे में समझने के लिए हम जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने फिजिक्स में पढ़े थे, मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े थे, वो सारे ही फॉर्मूलों को हम वेव नंबर के टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो टोटल करेक्शन इन एनर्जी आपको पता है क्या है? एक तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन प्लस स्पिन ऑर्बिटल एनर्जी करेक्शन प्लस ई डार्विन। कुछ बुक में अभी मैंने देखा, कुछ बुक में इसे डेल्टा लिखा है, डेल्टा से इंडिकेट किया, यानी शिफ्ट को डेल्टा ई दिखाया है, और ये जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन की जो शिफ्ट है उसे डेल्टा ई आर सी दिखाया, प्लस जो स्पिन ऑर्बिटल की एनर्जी शिफ्ट है उसको डेल्टा ई एसओ से दिखाया है, और इसको ई डार्विन को डेल्टा डार्विन से दिखाया। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका है, आप इससे कंफ्यूज मत हो। ये डेल्टा ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वेरी वेरी स्मॉल, जो ये क्वांटिटी है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो वैसे मैंने इसे इससे इंडिकेट किया है, बट अगर आपको बुक में ये समझना है कि यहाँ डेल्टा यूज क्यों किया है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये शिफ्ट बहुत छोटी है, जो इसका ऑर्डर है वो 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो ये बहुत छोटी शिफ्ट है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा ई है। ठीक है, तो अगर देखो मैं डेल्टा ई आर सी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, -RHC अपॉन n क्यूब Z⁴ अल्फा स्क्वायर 1/L प्लस हाफ 1/L प्लस हाफ माइनस J माइनस 3/4n, ये फॉर्मूला था। तो अगर मैं कहूं कि इसे वेव नंबर के फॉर्म में टर्म में इसकी एनर्जी बताऊं तो क्या होगी, तो वेव नंबर के टर्म में मैं इसे नया सिंबल लूंगा, तो वो सिंबल मैं ऐसे लिखता हूं ERC का बार। अब इसे वेव नंबर में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ERC, ठीक है, कुछ बुक में तो इसे T डेल्टा TRC से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जैसे भी आप दिखाना चाहो। तो अगर मैं कहूं स्पेक्ट्रल शिफ्ट कितनी होगी, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को वेव नंबर के टर्म में बनाऊं तो इस ERC को सिर्फ मुझे HC से डिवाइड कर देना, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, -RHC, HC तो हट जाएगा, Z⁴ अल्फा अपॉन n क्यूब 1 माइनस L प्लस हाफ माइनस 3/4n। मैं चेक करूं, ठीक है। हमने क्या करना है, ये एनर्जी के फॉर्म में है, ये फॉर्मूला एनर्जी के फॉर्म में है, और ये फॉर्मूला वेव नंबर के फॉर्म में है, याद रखना। दिस इज रिप्रेजेंट द वेव नंबर शिफ्ट, दिस रिप्रेजेंट वेव नंबर शिफ्ट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी शिफ्ट को। और मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, सिर्फ HC से इसमें डिवाइड कर दिया। इसको और बुक में किसी बुक में ऐसे TRC इंडिकेट किया है, या इसी को मैं ऐसे न्यू RC, क्योंकि वेव नंबर को न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वेव नंबर में शिफ्ट किसकी वजह से थी, रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से, तो इसको इंडिकेट करने के कई सारे टर्म्स आप यूज कर सकते हो, बट जो वेव नंबर शिफ्ट कैलकुलेट करनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी के फॉर्मूले में HC से डिवाइड करना है, जैसे मैंने ये किया। ठीक है, करेक्ट हो गया वेव नंबर शिफ्ट।
ये किसका वेव नंबर शिफ्ट आया? रिलेटिविस्टिक करेक्शन का। मिटा दो। अब ऐसे ही जो हमारी शिफ्ट थी स्पिन ऑर्बिटल एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी की जो शिफ्ट आई थी वो कितनी आई थी? RHC जेड की पावर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन n क्यूब इंटू 2l l प्लस 1 हाफ l प्लस 1। ठीक है, l प्लस हाफ l प्लस 1 और यहाँ था j प्लस 1 माइनस l प्लस 1 और फिर हमारा था s प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या एनर्जी शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी शिफ्ट इन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो इसको अगर मैं वेव नंबर शिफ्ट के टर्म में निकालूं तो मुझे क्या करना है? ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एस ओ स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन इक्वल टू, इसी को मैं ऐसे भी इंडिकेट कर सकता हूं, ई एस ओ का बार इक्वल टू, या इसको मैं ई एस ओ का बार या इसे न्यू एस ओ का बार भी कह सकता हूं। और ये कब कैलकुलेट हो जाएगा? जब ई एस ओ डेल्टा ई एस ओ में एच सी का डिवाइड कर दूं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आर, फॉर्मूला नीचे लिख देता हूं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर जेड की पावर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन एन क्यूब 2l l प्लस 1 l प्लस हाफ, आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा जे प्लस 1 माइनस l प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? न्यू एसओ वेव नंबर शिफ्ट, वेव नंबर शिफ्ट। क्लियर हो गई बात? ऐसे इस फॉर्मूले में भी मुझे वेव नंबर शिफ्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूं और उसको मैं मिटा दे रहा हूं, नोट कर लो पॉज करके। ऐसे डार्विन टर्म में भी अगर वेव नंबर के फॉर्मूले में डार्विन टर्म बनाना चाहते तो वो भी बन जाएगा। एक्चुअल में फर्स्ट सेकंड इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली रिलेटिविस्टिक करेक्शन के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए बोल सकता है। एग्जाम में डायरेक्टली स्पिन ऑर्बिटल इंट्रैक्शन एनर्जी के करेक्शन के डायरेक्ट फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कह सकता है। और टोटल करेक्शन इन एनर्जी को ड्राइव करने का फॉर्मूला भी ड्राइव करने के लिए कह सकता है। तो जो मेन फॉर्मूले हैं वो इसका और ये मेन टोटल करेक्शन इन एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो टोटल करेक्शन इन एनर्जी का मैं कहूं वेव नंबर शिफ्ट कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला मैं डेल्टा ई डैश से लिख दूं ये फॉर्मूला। तो डेल्टा ई डैश क्या हो जाएगा? माइनस आर एच सी अपॉन एन क्यूब जेड की पावर 4 अल्फा स्क्वायर 1 जे प्लस हाफ माइनस 3 अपॉन 4 एक बार फिर चेक कर लूं क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं कहूं इसका वेव नंबर कितना होगा? तो वेव नंबर रिप्रेजेंट करने का सिंबल यही है, इक्वल टू, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं डेल्टा टी डैश, या मैं इसको डेल्टा ई डैश का बार भी दिखा सकता हूं। और ये होगा कितना? डेल्टा ई डैश अपॉन एच सी। तो यानी न्यू डैश, या मैं कहूं न्यू डैश की वैल्यू यानी वेव नंबर टोटल वेव नंबर शिफ्ट कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी माइनस आर जेड की पावर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन एन क्यूब 1 अपॉन जे प्लस हाफ माइनस 3 अपॉन 4n। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वेव नंबर शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फिजिक्स में वेव नंबर कैसे आया। ठीक,
वेव नंबर का फॉर्मूला, वेव नंबर डायरेक्टली एनर्जी के फॉर्मूले से वेव नंबर का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, ये भी आपने इस वीडियो में सीखा। और मेरा एम भी यही था कि आपको वेव नंबर का फॉर्मूला बनाना आ जाए और एनर्जी और वेव नंबर में क्या डिफरेंस है वो बताना आ जाए, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वेव नंबर के फॉर्म में होती है 8066 सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी आपको पता लग जाए, ये इस वीडियो का एम था। और जो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो 11th वीडियो था वो मैंने जो हल्की सी मिस्टेक थी, वो मिस्टेक भी नहीं थी, लेकिन क्या चेंज करना था उस फॉर्मूले में वो भी मैंने बताया। अब अगला वीडियो मेरा होगा जो क्वांटम थ्योरी ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम के जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं नेट में या एग्जाम में, एमएससी के एग्जाम में या बीएससी के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके बाय।